बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। अगर मेरे अल्फाज आपको याद हो तो मैंने बहुत पहले ये कहा था कि आने वाले वक्त में मेरे पास कहने के लिए और आपके सुनने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, वोट की ताकत से पहले कम अज़ कम अगर हम कुछ नहीं कर सकते, वोट की ताकत इस्तेमाल करने से पहले और बाद में अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपना वो इखलाकी फ़र्ज़ अदा करें कि बुरे को बुरा ज़रूर जाने। हाँ, सिस्टम को मज़ीद नंगा तो ज़रूर करें। जो सिस्टम अपने आप को वक्त की ज़रूरत के साथ बेऐब करार देता है उसको ज़रा मज़ीद थोड़ा नंगा करें। और यही लग रहा है कि एक पार्टी के हाथ पैर बांध के एक और पार्टी का चारों तरफ से महाज खोल दिया गया है और जिस तरीके से उनके लिए चीज़ें मैनेज हो रही हैं वो अपने कैपेसिटी के अंदर कमाल ही काम होता जा रहा है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का मामला सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर चला गया। कल आज़म खान साहब की डेथ के बाद मैंने आपको कल बताया था कि कुछ आइनी पेचीदगियाँ होंगी। यहाँ आइन खामोश खड़ा है कि जनाब अब किससे मुशावरत करनी है। तो वो मामला हल हुआ, लेकिन जिस तरीके से हल हुआ है सर वज़ीर आला वो आएगा जो वो चाहेंगे। जी हाँ, और उसकी डिटेल्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा जबरी गुमशुदगियों का जो पीटीआई के लोग जबरी गुमशुदा हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त गई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ा मज़ेदार किस्म का एतराज़ लगा दिया है एतजाज़ हसन की इस दरख्वास्त के ऊपर जी। और उसकी भी तफसील मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। तो सबसे पहले मैं ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की वफ़ात के बाद ज़रा थोड़ा सा अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला है आईनी। आज़म खान साहब कल फोत हो गए जी, फिर उनको अल्लाह गरीक रहमत करे। निगरान आइनी अब एक बहरान तो था कि निगरान अब वज़ीर आला कौन बनेगा। तो और काबीना भी जैसी वो फोत हुए तो उसके बाद काबीना भी उनकी तहलील हो गई है। तो अब करना क्या है? तो अब गवर्नर KPK ने रास्ता निकाला है, यह आइनी रास्ता नहीं है, एक रास्ता निकाला है। उन्होंने मुशावरत के लिए ना और मुशावरत की उन्होंने कानूनी माहिरीन से, क्योंकि आइन इस पर खामोश है, वरना आइन इस पर बिल्कुल खामोश है। उन्होंने साबिक वज़ीर आला महमूद खान, जी हाँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर आला थे, ठीक है, उनको ख़त लिखा जी गवर्नर KPK ने। और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी जी जो JUI के थे उनको ख़त लिखा जी, और वो कहा है कि आप मुशावरत के लिए आइन का आर्टिकल A 224 इसका इस्तेकाक इस्तेमाल करें और निगरान वज़ीर आला का मुशावरत से मुझे नाम दे दें, ठीक है। और इतवार के रोज़ बाकायदा तौर पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया कि इतवार के रोज़ आपने मिलना है, यानी आज महमूद खान साहब और अकरम दुरानी दोनों बैठेंगे निगरान वज़ीर आला के चुनाव के लिए, ठीक है जी। और 3 दिन का वक्त दिया है कि 3 दिन के अंदर आपने करना है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ क्या है सारी खबर में? इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि निगरान वज़ीर आला वो होगा KPK का जो वो चाहेंगे, क्योंकि महमूद खान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है नहीं। महमूद खान हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी में, यानी महमूद खान ने परवेज़ खटक साहब को ज्वाइन कर लिया। और अब जो वज़ीर आला होगा KPK के लिए वो परवेज़ खटक एंड कंपनी का होगा, परवेज़ खटक एंड कंपनी का होगा। और वहाँ वो होगा जो परवेज़ खटक के मफादात के लिए होगा। जिस तरह पंजाब के हवाले से गिला तो है ना कि जो कुछ भी हो रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए हो रहा है, जो कुछ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून के लिए दी जा रही है, किस तरह हुकूमती मशीनरियाँ जलसों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, किस तरह ट्रांसपोर्टरों से गाड़ियाँ ली जा रही हैं। मेरे हैं कई ट्रांसपोर्टर्स दोस्त, वो बताते हैं हमें कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा, और किस तरह मशीनरी किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, वो सब चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं। तो उसी तरह परवेज़ खटक साहब को अब सुकून का सांस मिलेगा और वो अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला निगरान लाएंगे ताकि उनके लिए कोई कंफर्ट जोन बन सके। यही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो निगरान वज़ीर आला अब परवेज़ खटक एंड कंपनी का होगा जी। अब मैं आ जाऊँ ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर जी। कोई शक नहीं, एक जमात के हाथ पैर बुरे तरीके से बांधे हुए उसको मफलूज करके रखा हुआ, लेकिन उस दूसरी जमात जो है जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, उन्हें KPK से लेकर बलूचिस्तान तक और कश्मीर से लेकर कराची तक मुकम्मल तौर पर एक राहदारी मिली हुई है। धड़े बंदी हो रही है जी, पूरे पूरे महाज बनाए हुए और सारे अपने महाज पे बड़े गर्म हैं। ये मैंने फिर बोला कि बहुत सी चीज़ें लगता है डिसाइड हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ वो सफ़ा पलटना था कि किस वक्त उन चीज़ों का इस्तेमाल करना, और ये लंदन के सब चीज़ें डिसाइड होकर आई हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक एयाज सादी की एक ग्रुप तो आपको पता है सिंध के अंदर मौजूद है, और कल उन्होंने पीर साहब पगारों से भी मुलाकात की, JUI के वफ़द से भी मुलाकात की, और JUI से भी मुलाकात की, उधर भी मुलाकात हुई। आज इन्होंने MKM के मरकज़ जाना जी, साद रफ़ीक और एयाज सादिक और बशीर मेमन साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। चार्टर ऑफ इत्तेहाद को आज हतमी शक्ल देनी है, ठीक है जी।
اور پھر نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ حتمی فیصلے اور وہ جس طریقے سے اتحاد والا سارا چیز ہوگی وہ یہ سب ہے، اور اسی مہینے ہوں گے۔ تو کل میری ملاقات بھی ہوئی تھی، تو کہا گیا کہ ہم ایک طرف نہیں ہر طرف لگے ہوئے ہیں۔ میری کل کیپٹن صفدر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ پی کے کا محاذ میں نے سنبھالا ہوا ہے، لاہور اور پنجاب کا محاذ میاں محمد نواز شریف صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، اسی طرح بلوچستان اور بلوچستان اور سندھ کا محاذ، اس کے لیے بھی ڈیوٹیاں تفویض کی گئی ہیں۔ تو اس دوران خواجہ سعد رفیق صاحب نے ضرور کہا، انہوں نے کہا ہم نے کسی کے خلاف کوئی اتحاد نہیں بنا رہے، 8 فروری کو عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اور الیکشن لڑنا اور ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرولل ایڈجسٹمنٹ کرنا ہر جماعت کا حق ہے، ہم اپنا یہ آئینی، اخلاقی اور قانونی حق استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم کسی کے خلاف بتا دینا رہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 2 روز پہلے خالد مقبول صدیقی ٹی وی کے پروگرام ڈان میں، جن کے ایم کیو ایم کے سربراہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی قسم کا انتخابی اتحاد نہیں ہے، مگر خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اتحاد بنانا ہمارا آئینی حق ہے۔ دیکھیں آج کی تاریخ میں یہ کون سی چارٹر آف ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے اور پھر چارٹر آف اتحاد بنتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، یہاں ہے۔ تو میں نے آئینی ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرو تو سر وہ جو دوسرا محاذ ہے وہ شہباز شریف صاحب نے سنبھالا ہوا جی۔ لیول پلینگ فیلڈ میں الیکٹیبلز جنہوں نے ہر حال میں جیتنا ہوتا ہے، اپنے علاقے کے اندر ان کا خاص اثر و رسوخ ہوتا ہے، جہاں شخصیت پسندی بڑا میٹر کرتی ہے، اور یہ ہمیشہ ان کے ساتھ جاتے ہیں جن کے وہ زیر سایہ ہو سکے، یا اس جماعت کے ساتھ جاتے ہیں جو کسی کے زیر سایہ ہو یا بڑی طاقت کے زیر سایہ ہو، تو ہمیشہ ادھر جاتے ہیں تاکہ انہوں نے بھی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اور تو یہاں محاذ میں نے آپ کو بتایا شہباز شریف صاحب نے سنبھالا، 5 اراکین ہیں اسمبلی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، انہوں نے نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں جی۔ شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ سابق ایم این اے ہے سردار منصب ڈوگر، فاروق رضا مانیکا، جھنگ سے گدی نشین ہے نظام الدین سیالوی، ایم پی ہیں آصف میاں ماجد نواز شامل ہوئے ہیں جی، اور یہ تمام الیکٹیبلز کو نون لیگ میں شامل کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ملاقات کروائی ہے۔ مطلب حکومت سازی جو ہے نا یہ ٹیک اوور کے قریب ہو چکی ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ایک کے بعد ایک اپنے انجام تک پہنچتا جا رہا ہے، یعنی ہر طرف اجازت ہے مسلم لیگ نون کو، چاہے پنجاب میں، چاہے کے پی کے میں، چاہے بلوچستان میں، اور چاہے آپ اس کو کہہ لیں سندھ کے اندر۔ اور اب بلوچستان سے متعلق بھی یہ خبر ہے کہ یہاں نہ صرف باب پارٹی اور بلکہ دیگر جو جماعتیں یہ تمام مل کے، جے یو آئی مل کے، یہ تمام مل کے ایک اتحاد بنا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ معاملہ آئے گا کہ وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا، یہ دیکھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کریے اس باری وزیر اعلیٰ ہمیں چاہیے، لیکن باب پارٹی کا بھی بہت بڑا شیئر ہوگا، تو لیٹس سی ادھر کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں مکمل بالکل ویژن کے ساتھ ہر چیز بالکل کلیئر ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، وہ منزل ہے وہ ہمیں بتا دی گئی ہے، ہمارا تعین ہو چکا ہے، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اس طرح سے کام کرنا ہے کسی کو شک نہ ہو، کم از کم فارمیلٹیز وہ تمام کی تمام پوری ہوتی بھی نظر آئیں۔ یہ اپڈیٹس نہیں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔